हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। आप सभी क्या अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं सीटेट के बाल विकास का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो आप सब हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए और यह औचित्य स्थापित करने में। सी ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और डी ऑप्शन कहता है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या कहता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हम आर्थिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये बात करना गलत हो जाएगा कि बच्चा अमीर है या गरीब, उसे क्यों पढ़ाना है, ये भी कुछ हद तक सही नहीं है। और सामाजिक स्तर क्या है शिक्षार्थी का, ये हमको उससे मतलब नहीं है, स्टेटस से मतलब नहीं है। तो हमें क्या है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। संकल्पनाओं की जो व्यवस्थित प्रस्तुति है उसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित किन सिद्धांत से संबंधित हो सकती है। पहला है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तीसरा ऑप्शन कहता है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। और डी ऑप्शन कहता है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। विकास सापेक्ष रूप से क्या होता है तो क्रमिक होता है, यानी क्रमबद्ध होता है डेवलपमेंट। आइए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचारधारा किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन कहता है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास किससे संबंधित है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास क्या है तो निरंतर होता रहता है, कभी समाप्त नहीं होगा, ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न है वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश के लिए होता है। पहला ऑप्शन कहता है व्यवहारिक परिमाणात्मक। और दूसरा ऑप्शन कहता है व्यवहारिक परिमाणात्मक व्यवहारिक। तीसरा ऑप्शन कहता है परिमाणात्मक व्यवहारिक। और डी ऑप्शन कहता है परिमाणात्मक व्यवहारिक परिमाणात्मक। तो प्रश्न नंबर 4 के लिए जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 परिमाणात्मक और व्यवहारिक। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में परिमाणात्मक, दूसरे में परिमाणात्मक, तीसरे में व्यवहारिक होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला ऑप्शन कहता है पढ़ाने की उत्सुकता। दूसरा ऑप्शन कहता है धैर्य और दृढ़ता। तीसरा ऑप्शन कहता है विषयों के ज्ञान में दक्षता। चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तित्व के विकास में कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता। दूसरा ऑप्शन है वातावरण। तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। चौथा ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 के लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। ये कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? पहला है आँखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चौथा है चिंतन पैटर्न। प्रश्न नंबर 7 का जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला क्या है? आनुवंशिकता का, ये इससे रिलेटेड है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? कथन दिया हुआ है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, बी कथन कहता है विशिष्ट बुद्धि, सी कथन कहता है विशिष्ट चरित्र। रूट कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल बी, केवल ए बी या फिर ये सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये सारे ही क्या हैं? सही उत्तर हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं। पहला ऑप्शन है दुष्यंता, दूसरा ऑप्शन है सामाजिकरण, तीसरा ऑप्शन है मूल्य द्वंद्व, चौथा ऑप्शन है आक्रामकता। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सामाजिकरण सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किसमें होता है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में, किशोर काल के दौरान, दूसरा ऑप्शन है बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल के दौरान, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ काल के दौरान और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था के दौरान। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन कहता है संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का सी ऑप्शन क्या कहता है? ये कहता है पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता है। डी ऑप्शन कहता है सामाजिकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता है। ये बात असत्य है, गलत है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पहला है वर्णन करना, दूसरा है पहचान करना, तीसरा है अंतर करना, चौथा है वर्गीकृत करना। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अंतर करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये कहता है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिक्षेप्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे, अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो पहला ऑप्शन है तर्कसंगत, दूसरा ऑप्शन है आत्मसात, तीसरा ऑप्शन है निर्माण और चौथा है सक्रियकरण। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ आत्मसात करना। आत्मसात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन कहता है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है कि वह उसके परिवार के बारे में क्या करे, जाने। और दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। और डी ऑप्शन कहता है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तरों, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पद्धति
के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक शिक्षा, दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है वैदिक शिक्षा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर है वो है प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 14, तीसरा है 8। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, 12 होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से, बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा वो क्या है? तो ये बहुबुद्धि गार्डनर के द्वारा दी गई बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? पहला, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चोम्स्की ने कहा। दूसरा है भाषा और विचार प्रारंभ में 2 गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की ने कहा। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने कहा। या फिर भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर ने कहा। तो किसने कहा? इस प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, BF स्किनर द्वारा कि भाषा वातावरण में क्या है, उद्दीपक की तरह काम करता है, स्टिमुलस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। दूसरा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तीसरा, उसके प्रयोग का समर्थन करना। चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे कि अगर उसकी भाषा को अमान्य करेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी, टोकेंगे तो ये भी सही नहीं है, और उसको अवसर प्रदान करेंगे तो ये बात अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 के लिए जो सही उत्तर होगा, तो यहाँ पर गलत तरीका पूछा है, यहाँ पर बिना टोके है तो ये सही होगा। गाइस हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर गलत क्या है कि भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देंगे, यानी उसकी जो अपनी भाषा है उसको हम अगर अमान्य कर देंगे तो ये गलत बात हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। था, फा, चा ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, दूसरा है रूपिम, तीसरा लेकिम, चौथा शाब्दिम। प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो है स्वनिम। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, युवकों एवं युवतियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? पहला, युवकों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा कहता है युवकों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है सभी युवकों को विज्ञान तथा युवतियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। डी कहता है युवतियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, युवकों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? पहला है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन कराना। तीसरा है संगीत प्रतियोगिता के लिए युवतियों की अपेक्षा युवकों का अधिक चयन करना। और डी ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 का चौथा ऑप्शन सही है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? पहला ऑप्शन, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तीसरा ऑप्शन, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। और लास्ट ऑप्शन, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करता है? संतुष्ट करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
आप देख सकते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप पहला ऑप्शन उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। दूसरा ऑप्शन उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। तीसरा ऑप्शन वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। और डी कहता है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 के लिए जो सही उत्तर है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे क्या करें, तो प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का के मानदंड है। तो पहला ऑप्शन ये युक्ति संगत होते हैं, दूसरा है ये विश्वसनीय होते हैं, तीसरा है ये तुलनीय होते हैं, चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की जो आवश्यकता है वो क्यों है। पहला ऑप्शन है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। दूसरा ऑप्शन क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। तीसरा ऑप्शन क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षाओं में अंक के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होगा सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्य के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य है। तो इसका एक उद्देश्य कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। दूसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। तीसरा ऑप्शन कहता है छात्रों की प्रवीणता के आधार के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना। डी ऑप्शन कहता है निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्या है, विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार पढ़ने के लिए छूट देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। तो पहला ऑप्शन कहता है एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। डी कहता है छात्रों की याद करने की जो क्षमता है उसका मूल्यांकन। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो 28 है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर छात्रों के शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक पक्षों में किसी एक क्षमता का मूल्यांकन करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न किसने निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न से संबंध रखता है। पहला है अपसारी, दूसरा है विश्लेषणात्मक, तीसरा है मुक्तंत्र, चौथा है समस्या समाधान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषणात्मक, यानी इसका क्या है, विश्लेषण करेगा। आज की इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दूसरा ऑप्शन है किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी परिचित कराना। और चौथा है स्वांकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो प्रश्न नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। तो गाइस, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।